गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 हम आपको पढ़ा रहे थे रासायनिक समन्वयन यानी कि पादप हार्मोन्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि जंतुओं में किस प्रकार से हार्मोन्स स्रावित होते हैं अग्न्याशय से। उसी प्रकार से आपका चल रहा था पादप हार्मोन्स। तो हेडिंग डाल लीजिए पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स इसे कहेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम इसमें आपको बता चुके हैं कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं कि इनमें भी जीवन की चलाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये गमन नहीं कर सकते। ये एक स्थान पर जहाँ पर होते हैं वहीं पर ये स्थिर होते हैं। यानी कि इसमें हमने आपको बताया था कि पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के किसी एक भाग से बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर विभिन्न क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जैसे सबसे पहले वृद्धि सहायक हार्मोन था जिसके अंतर्गत आया था आपका ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनिन्स, और दूसरा था वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो ऑक्सिन्स क्या है, यही हेडिंग आज की हमारी है। सबसे पहले हेडिंग इसके अंतर्गत एक और डाल लें, वृद्धि सहायक हार्मोन्स। अब इसके अंतर्गत ये हेडिंग है वृद्धि सहायक हार्मोन्स। वृद्धि सहायक हार्मोन्स और इसके अंतर्गत आता है और उसका नाम है ऑक्सिन्स, ठीक है। अब इसकी तीसरी हेडिंग भी है ऑक्सिन्स, नोट कर लीजिए। वृद्धि सहायक हार्मोन्स की पहली हेडिंग है ऑक्सिन्स, यानी कि ऑक्सिन्स क्या है, लिख लिया सभी ने। ऑक्सिन्स लिखें। ऑक्सिन्स सामान्यतः कार्बनिक अम्ल या उनके ऑक्सिन्स सामान्यतः कार्बनिक अम्ल या उनके व्युत्पन्न है। कार्बनिक अम्ल या उनके व्युत्पन्न है। यह प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में एवं वृद्धि में सहायक होता है। लंबाई में एवं वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा हो, जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा हो तब ऑक्सीजन विसरित होकर प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रारोह की प्रकाश से प्रारोह का मतलब क्या होता है, शाखा, ठीक है। प्रारोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए
उद्दीपित करता है, लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है और मुड़ता हुआ दिखाई देता है, और मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ये अन्य कार्यकी क्रियाओं को भी, ये अन्य कार्यकी क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं, ये अन्य कार्यकी क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। देखिए कुछ समझ में आया आपको? ऑक्सिन्स क्या है? यानी कि ऑक्सिन्स क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है जो किसमें निकलता है? पादपों में। कब? जब प्ररोग के अग्रभाग में कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में यह सहायक होता है। यानी कि पादप जब वृद्धि करता है, बढ़ता है, तो उनमें ये क्या होता है? सहायक होता है। और जब पादप पर एक प्रकार से क्या पड़ रहा हो? एक तरफ से, जब पादप पर एक तरफ से क्या पड़ रहा हो? प्रकाश पड़ रहा हो, और उस समय ये विकसित हो जाता है, और विकसित होने के बाद ये छाया वाले भाग में आ जाता है। जहाँ पर छाया होती है उस तरफ ये चला जाता है। तो ये दूर वाली साइड, फिर आपने देखा होगा कि पत्ती उसकी ओर मुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का पादप होता है तो वो कहाँ की ओर मुड़ जाता है? जहाँ तरफ सूर्य होता है उस तरफ मुड़ता रहता है उसका मुँह। और ये अन्य क्रियाएं भी करते हैं, वृद्धि के साथ साथ ये अन्य क्रियाएं भी करते हैं। कौन? ऑक्सिन्स। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ऑक्सिन्स किसमें पाया जाता है? जीवाणु में, विषाणु में, पादप में, जंतु में। अब जिसने पढ़ा होगा वही बता पाएगा कि ये पादप में है, नहीं तो कुछ तो जंतु में लगा देंगे, कुछ जीवाणु विषाणु में लगा देंगे। तो ये आपका हो गया ऑक्सिन्स। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालेंगे ऑक्सिन्स के प्रभाव तथा उपयोगिता। ऑक्सिन्स के प्रभाव तथा उपयोगिता। ऑक्सिन्स के प्रभाव व उपयोगिता। ऑक्सिन्स के प्रभाव व उपयोगिता। देखिए इसके प्रभाव क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, लिखिए। हाँ, तो ऑक्सिन्स के प्रभाव एवं उपयोगिता में लिखें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोशिका दीर्घन तथा वृद्धि दर पर प्रभाव। कोशिका इसके अंतर्गत हेडिंग है, कोशिका दीर्घन, कोशिका दीर्घन तथा वृद्धि दर पर प्रभाव। कोशिका दीर्घन तथा वृद्धि दर पर प्रभाव। तो देखिए कोशिका दीर्घन तथा वृद्धि दर पर प्रभाव में लिखें। ऑक्सिन से कोशिका दीर्घन होने के कारण, ऑक्सिन से कोशिका दीर्घन होने के कारण ही तनों तथा दीर्घन होने के कारण ही तनों तथा फलों के आयतन में, फलों के आयतन में वृद्धि होती है। फलों के आयतन में वृद्धि होती है। देखिए समझ में आया कुछ ये? यानी कि ऑक्सिन, जब ऑक्सिन हार्मोन्स पादप में क्या हुआ? स्त्रवित हुआ, निकला, तो उससे क्या हुआ? कोशिका दीर्घन हुई और उसके कारण तने यानी कि उसके, जब कोई भी, जैसे हमारा शरीर है, जब तक हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हार्मोन्स नहीं मिलेंगे, हम वृद्धि कर पाएंगे। ऐसे ही पादपों में भी है, उसको भी किसकी जरूरत है? हार्मोन्स की जरूरत है। तो जब हार्मोन्स उसमें पहुंचे तो उसकी क्या हुई? वृद्धि हुई। किसकी? तनों की और फलों की। ठीक है, फल आपका पहले कितना निकलता है? इतना छोटा था। आपने देखा होगा कि पुष्प निकलता है, पुष्प के बाद फल की इतनी छोटी सी संरचना बनती है, फिर वह संरचना वृद्धि करती है, वृद्धि करते 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 वह फल का आकार इतना बड़ा हो जाता है। तो ये थी आपकी कोशिका दीर्घन तथा वृद्धि दर पर प्रभाव। दूसरी हेडिंग डालेंगे संवहन एधा में कोशिका विभाजन। संवहन एधा में कोशिका विभाजन।
संवहन एधा में, एधा है ये, संवहन एधा में कोशिका विभाजन, ठीक है। लिखिए कोशिका विभाजन की दर, कोशिका विभाजन की दर तथा एधा की मौसमी सक्रियता, कोशिका विभाजन की दर तथा एधा की मौसमी सक्रियता, एधा की मौसमी सक्रियता ऑक्सिन से नियंत्रित होती है, ऑक्सिन से नियंत्रित होती है। रोपण, रोपण कौमा क्षति, रोपण कौमा क्षति आदि के समय, रोपण कौमा क्षति आदि के समय कैलस का निर्माण, आदि के समय कैलस का निर्माण इसी के कारण होता है, कैलस का निर्माण इसी के कारण होता है। समझ में आया? संवहन एधा यानी कि संवहन किसका होता है? जल का, और खाने का संवहन होता है पूरे पेड़ में। तो संवहन यानी कि कोशिका विभाजन की दर तथा मौसमी सक्रियता, जब मौसम में परिवर्तन होने लगता है तो ऑक्सीजन से नियंत्रित, किससे नियंत्रित होती है? ऑक्सीजन से। यानी कि बहुत ज़्यादा जब उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही तो नियंत्रण कौन कर रहा है? जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन का नियंत्रण, इंसुलिन कर रही थी किसका नियंत्रण? ग्लूकोज का। ऐसे इसमें ऑक्सीजन से नियंत्रित होती है क्या? मौसमी सक्रियता। जब मौसम कैसे ठंडा हो गया, कभी गर्म हो गया, तो उसकी सक्रियता को कौन बनाए रखता है? ऑक्सीजन हार्मोन्स। रोपण क्षति आदि के समय कैलस का निर्माण इसी के कारण होता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे शीर्ष प्रमुखता, शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता डाली, शीर्ष प्रमुखता में लिखें अधिकतर पादपों में, अधिकतर पादपों में, अधिकतर पादपों में शीर्ष कलिका की उपस्थिति में, अधिकतर पादपों में शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि, शीर्ष कलिका में पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुकी रहती है, कलिकाओं की वृद्धि रुकी रहती है। इसी स्थिति को, इसी स्थिति को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं, इसी स्थिति को शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। शीर्ष कलिका में, शीर्ष कलिका में अवरोधक, शीर्ष कलिका में अवरोधक ऑक्सीन्स बनते हैं, शीर्ष कलिका में अवरोधक ऑक्सीन्स बनते हैं जो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को, जो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं, जो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे वर्तन गतियां, वर्तन गतियां, वर्तन गतियां लिखेंगे देखिए वर्तन गतियां क्या है? जैसे प्रकाशानुवर्तन हुआ था, यानी कि जब इन्हें प्रकाश ना मिले तो ये किसकी ओर मुड़ जाएंगे? अंधेरा हो, और किसी तरह प्रकाश आ रहा तो ये प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। वही क्या होता है? वर्तन गतियां होती हैं। लिखिए
अंधकार के क्षेत्र में, यानी कि अंधकार के क्षेत्र में ऑक्सीजन की सांद्रता, अंधकार के क्षेत्र में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है, सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे तने प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे तने प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। जब देखिए अगर प्रकाश की ओर मुड़ रहे हैं तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर ये प्रकाश की ओर मुड़ गए तो कौन सा हो रहा है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और ये अंधेरे की ओर मुड़ रहे हैं तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। अगली हेडिंग जानेंगे मूल प्रेरण। मूल प्रेरण, हेडिंग डालें मूल प्रेरण। मूल क्या होता है, जड़, ठीक है, और प्रेरणा जब उससे जड़ से क्या हो, पादप निकलने लगे। आपने देखा है कोई ऐसे पादप जो जड़ से निकले हो, जैसे आपने देखा होगा शीशम का पादप होता है, केले का पादप होता है ना। ऐसे कई प्रकार के पादप होते हैं जिनका सिर्फ तना एक ही लगाया जाता है, इस प्रकार से ये लगा है और इनकी जड़ें क्या है, ऐसे फैली हुई है। तो ये क्या करती है, जैसे ये भूमि है तो ये जड़ एक इधर से आती है और यहाँ से आके ऐसे हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नए दूसरे पादप का निर्माण हो जाता है। देखा है आपने, ऐसा होता है। तो ये क्या कहलाता है, मूल प्रेरण। लिखें, यदि कलम को ऑक्सीजन में डुबाकर, ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, यदि कलम को ऑक्सीजन में डुबाकर भूमि में लगाया जाए, डुबाकर भूमि में लगाया जाए तो जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती हैं। लगाया जाए तो जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए इसे मूल प्रेरण कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, कलम, और हमने क्या किया, इसे ऑक्सीजन में डुबा दिया और लगा दिया, और इसके तुरंत कुछ दिनों के बाद क्या होता है, इसमें जड़ें उत्पन्न हो गई, है ना। ये जड़ें उत्पन्न हो गई और जब जड़ें उत्पन्न हुई ऊपर पत्तियां निकल आई। इसे क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे क्या कह सकते हो, बेशरम है। कहते कुछ पादप ऐसे होते बेशरम, जैसे कहीं भी फेंक दो, एक महीना पड़े रहेंगे, एक महीना बाद फिर लग जाते हैं, है ना। ऐसे कई बार के सदाबहार होते हैं, उनके चाहे जहाँ से तोड़ लाओ लगा दो, जमीन में लग जाते, तुरंत लग जाते हैं। एक सर्पगंध का होता है, उसकी डंडी कई दिनों तक पड़ी रहे, वो भी लग जाती है। नीचे जड़ें तुरंत बनाती है, ऊपर तने में तुरंत क्या, प्रवरों में तुरंत पत्तियां भी आ जाती हैं। अगला लिखिए प्रसुप्तावस्था। प्रसुप्तावस्था, प्रसुप्तावस्था हेडिंग है, अभी उसी की चल रही है। प्रसुप्तावस्था हेडिंग है। ठीक, पूरा कहाँ, इधर नहीं है, ले गया का बाहर रखे हैं। क्या लिखा आपने, प्रसुप्तावस्था में लिखेंगे आलू जैसे कंदों पर, आलू जैसे कंदों पर, आलू का कंद जानते हो क्या होता है, जैसे ये आलू है, आपको देखिए आलू में आंखें बनी होती है, और आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में, नमी के दिनों में जब आलू डलिया में रखे रहते हैं, कुछ दिन ना बनाओ तो उसमें क्या निकल आते हैं, ऐसे देखा है। अगर इसी को काट के धो दिया जाए तो जब इसे बुआई होती है तो ऐसे इसको कई प्रकार से काट के क्या होता है, बो दिया जाता है। इसमें जो ये कंद निकले होते हैं और इन्हीं से पादप तैयार हो जाता है। तो एक जड़ जैसे ये है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एक आलू के टुकड़े से कितने होंगे, बहुत सारे आलू भूमि के अंदर इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक आलू को ऐसे काट दिया, कंद वाले आलू
तो क्या लिखा आपने, आलू जैसे कंदों पर ऑक्सीजन के छिड़काव से कलियों का अंकुरण रुका रहता है, कलियों का अंकुरण रुका रहता है। अब ये देखिए आलू है और आलू पे हमने क्या किया, छिड़काव कर दिया किसका, ऑक्सीजन का, तो इसमें कलियां नहीं निकलेंगी, है ना। तो क्या लिखा आपने, अंकुरण रुका रहता है जिससे यह अधिक समय तक रहता है, जिससे यह अधिक समय तक संग्रहित रहता है, जिससे यह अधिक समय तक संग्रहित रहता है। अगली हेडिंग डालेंगे अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन लिखेंगे, अनिषेक फलन बीज रहित फलों के निर्माण में, बीज रहित फलों के निर्माण में, देखिए बीज रहित का मतलब इसमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे केला है बीज नहीं पाए जाते, अंगूर है बीज नहीं पाए जाते हैं ना। तो बीज रहित फलों के निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, बीज रहित फलों के निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अगला लिखेंगे खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक लिखेंगे 2 ऐसे लिखेंगे 2,4-D, 2,4-D, इस प्रकार से लिखिए 2,4-D, जैसे 2,4-D जैसे ऑक्सीजन संकीर्ण पत्ती वाली फसल, 2,4-D ऑक्सीजन संकीर्ण पत्ती वाली फसल के साथ उगने वाली, पत्ती वाली फसल के साथ उगने वाली बड़ी पत्तियों वाली, उगने वाली बड़ी पत्तियों वाली खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। देखिए अब इसमें क्या था, ऑक्सीजन, उसके साथ कौन सी पत्तियां हो गई, बड़ी बड़ी, तो जो बड़ी पत्तियां उगती हैं उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ऑक्सीजन। तो यही था आपका खरपतवार नाशक, यानी खरपतवार का मतलब क्या, जंगल जैसा हुआ है, उसमें और भी फसलों के बीच में देखा आपने, तो जब दवाई डाली जाती है, ऑक्सीजन का छिड़काव होता है, तो क्या और पत्तियां जो होती है वो सारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये आज आपका यहाँ तक था जो आपकी हेडिंग थी, क्या वृद्धि सहायक हार्मोन्स, कितने प्रकार के हार्मोन्स थे जो आपके इसमें सहायक थे। इसके बाद हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे अगले पीरियड पे।